आज हम डिस्कस करेंगे पैनल वायरिंग डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 3 फेज़ के लिए पैनल वायरिंग डायग्राम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, ड्रॉ पैनल वायरिंग डायग्राम ऑफ 30 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ 3 फेज़ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। राइट स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। हमें ये भी लिखना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ में लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था कि जब हमारे पास कोई पावर दे रखी है तो हमें सबसे पहले करंट फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे उन सब की रेटिंग करंट से डिसाइड होती है कि कितने रेटिंग का कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा काम में लेना है। तो इसलिए हमारे को करंट मस्ट चाहिए होती है। तो जब हमारे पास में पावर गिवन है, यहाँ पर 30 HP पावर गिवन है, तो पावर पता है, वोल्टेज पता है, 415 वोल्ट अपन को गिवन है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। और जैसा कि हमें पावर का फॉर्मूला पता है, पावर √3 VL IL cos phi। तो हमें पावर पता है, पावर के बाद वोल्टेज पता है, और पावर फैक्टर जो है वो हमने अज्यूम किया है 0.85। तो यहाँ से हम लाइन करंट निकालेंगे। IL हो जाएगा P/√3 VL cos phi। जब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि पावर हमको दे रखी 30 HP और 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। तो इस तरह से हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे और करंट होगी 37 एम्पियर। जब हमारे पास में करंट आ गई है 37 एम्पियर, तो हमें सारी रेटिंग्स डिसाइड करनी होगी, किसकी रेटिंग कैसे कैसे होगी। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हमारे काम आएंगे। तो जैसा कि यहाँ शीट में आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ मेन स्विच, फ्यूज़, लैंप, एमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टेज सेलेक्टर स्विच और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। ये हमें मेन चीज़ें जो हैं वो इक्विपमेंट चाहिए। अब देखिए आप, मेन स्विच की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, अराउंड 3 टाइम्स है ना ऑफ लाइन करंट। लाइन करंट जो है हमारे पास में 37, इसे अगर अप्रॉक्सीमेटली हम 40 माने, तो मेन स्विच जो है वो 3 टाइम्स का होना चाहिए, और वो होगा अराउंड 120 एम्पियर। तो यहाँ पर रफ हमने काम में लिया है 125 एम्पियर, ये 125 एम्पियर। और क्योंकि लाइन वोल्टेज हमारा गिवन है 415 वोल्ट, तो 415 वोल्ट का हमें मेन स्विच काम में लेना होगा। फ्यूज़ की रेटिंग अप्रॉक्सीमेट 2.5 होती है ऑफ लाइन करंट। तो हमारे पास में अगर 40 है तो यहाँ पर 70 एम्पियर इसने यूज़ किया है, तो हम 80 तक का भी ले सकते हैं। फ्यूज़ रेटिंग जो होगी वो हमारे पास अराउंड 80 एम्पियर्स की होगी। और स्टार्टर रेटिंग, क्योंकि स्टार्टर भी सेम वर्क करेगा, उसी हाई करंट पर वर्क करेगा, तो ये भी 70 एम्पियर, और अकॉर्डिंगली अपन 80 एम्पियर भी ले सकते हैं। उसके बाद जब हमने लिया है थर्मल ओवरलोड रिले, तो OLR जो है हमारे पास में, जस्ट डबल की बात करें तो 70 एम्पियर होता है, लेकिन 70 एम्पियर की ओवरलोड रिले हमें मिलेगी नहीं। था उसके जस्ट पास वाली कौन सी रेट मिल रही है, 32 से लेके 63 एम्पियर वाली। तो थर्मल ओवरलोड रिले OLR जो है वो 32 से लेके 63 एम्पियर वाली हो जाएगी। और एमीटर की रेंज जो है, क्योंकि 40 एम्पियर करंट है, तो अपन ने जब मेन स्विच की रेटिंग और फ्यूज़ की रेटिंग डबल ली है, तो डबल तक तो करंट जाती नहीं है, लेकिन फिर भी उस रेंज से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है स्टार्टिंग के टाइम पर, क्योंकि 1.5 टाइम्स करंट हो जाती है। तो 0 से लेके 60 एम्पियर सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर एमीटर की रेंज। तो इस तरह से हमारे पास में ये लिस्ट है, जिसमें हमें क्या देखना है, मेन स्विच 415 वोल्ट क्वांटिटी 1, और TPIC है, मतलब ट्रिपल पोल आयरन क्लैड, मतलब हमारे पास 3 फेस है, इसलिए ट्रिपल पोल हमें काम में लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये ट्रिपल पोल है, तो ट्रिपल पोल हमें लेना पड़ेगा। फ्यूज़ जो है वो हमने, इसमें 100 एम्पियर है, क्योंकि
फ्यूज़ की रेटिंग हमने कैलकुलेट करी है अराउंड 70 एम्पियर्स या 80 एम्पियर्स तक करंट अगर फ्लो होती है तो फ्यूज़ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास में HRC फ्यूज़ जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो आएगा 415 वोल्ट 100 एम्पियर और HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाला फ्यूज़। और वो कितनी क्वांटिटी में लेना हमारे को 3, क्योंकि 3 फेज़ होंगे, हर एक फेज़ में एक फ्यूज़ लगेगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है लैंप सिंगल फेज़ के लेने हैं 230 वोल्ट और 15 वाट 15 वाट के आएंगे, जो हमें इंडिकेट करेंगे तीनों फेज़ ऑन है क्या, R, Y और B के फेज़ जब जलते रहेंगे तो हमें ये आइडिया रहता है कि तीनों फेज़ सप्लाई आ रही है। फोर्थ है एमीटर हमने डिस्कस किया, एमीटर की रेंज 0 से 60 एम्पियर है, तो 0 से 60 एम्पियर के 3 एमीटर में लेंगे, वो भी कौन से MI प्रकार के, मूविंग आयरन के। वोल्ट मीटर, क्योंकि 415 वोल्ट हमारा लाइन वोल्ट है, तो 0 से लेके 500 वोल्ट तक की जो वोल्ट मीटर होगा वो आ जाएगा हमारे पास में एक MI टाइप का। और उसके साथ में अपन क्या ले लेंगे, सेलेक्टर स्विच। वोल्ट मीटर एक लेंगे और सेलेक्टर स्विच जिसकी 3 पोजीशन होगा, तीनों पोजीशन पर जब अपन लिखेंगे तो R, Y, B और N पे लेंगे तो वो फेज़ वोल्टेज न्यूट्रल के साथ बता देगा। तो 4 पोजीशन वाला हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया है। उसके बाद है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो स्लिप रिंग से क्या होता है, रोटर का शॉर्ट होता है, तो स्टार्टिंग के टाइम पर हमें मोटर के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, इसलिए हमें एक रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर भी लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर हाई करंट लेती है तो उसे कम करना होता है। तो 415 वोल्ट और 63 एम्पियर का हमने यहाँ पर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज़ लिया। तो ये तो हमारा हुआ सिंपल स्पेसिफिकेशन, कौन कौन से इक्विपमेंट्स कैसे कैसे काम आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे इसमें वर्क करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। पहले हम एक जनरल आइडिया ले लें, हमें करना क्या है कि एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है पैनल वायरिंग बनाकर। पैनल में जो जो चीज़ें हमारे पास में होंगी वो हमने यहाँ पे डिनोट करी हुई हैं। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये अपने पास में TPIC स्विच जहाँ से अपन सप्लाई को ऑन करेंगे। यह है इंडिकेटिंग लैंप जो हर फेज़ का बताएंगे कि तीनों फेज़ ऑन है या नहीं है। हर फेज़ की अलग अलग करंट मेज़र करने के लिए ये तीनों यहाँ पर एमीटर यूज़ में लिए हुए। एक वोल्ट मीटर लिया हुआ है जो 500 वोल्ट तक का है और उस पर एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। सेलेक्टर स्विच हर पोजीशन पर अपन को वोल्टेज बताएगा। ये हमारे पास में थर्मल ओवरलोड रिले है कि अगर मोटर ओवरलोड हो जाती है तो सर्किट ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाना चाहिए, उसके लिए एक ट्रिपिंग सर्किट भी बनाया गया है। जैसी सप्लाई आगे आती है वो मोटर के पास में आती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। मोटर की ये स्लिप रिंग्स है तीनों यहाँ पर, इन स्लिप रिंग्स के साथ में ये रोटर स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने एक स्मॉल ओवरव्यू बताया आपको। अब अपन क्लियर देखते हैं कि किस में कैसे कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में 3 फेज़ और एक न्यूट्रल ये यहाँ पर आ रहे हैं, R, Y, B और ये न्यूट्रल यहाँ तक आ गया और ये तीनों फेज़ यहाँ से कंबाइंड होकर यहाँ पर आ गए। तीनों फेज़ पर हमने यहाँ पे लगा रखा है TPIC ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। जब हम यहाँ से सप्लाई ऑन करेंगे तो जाके आगे सप्लाई जाएगी और मोटर स्टार्ट होएगी। तो ये बॉक्स में पूरा, इसके साथ में यहाँ पर ये फ्यूज़ लगे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, ये 1, 2 और ये 3, जो आपको ये 8 टाइप में दिख रहा है ये चीज़, ये क्या है, फ्यूज़ है। तीनों फ्यूज़ HRC फ्यूज़। तीनों फेज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तीनों फेज़ को जब हम यहाँ पे कंटिन्यू किए, फर्स्ट फेज़ ये, सेकंड फेज़ ये और थर्ड फेज़ ये, तो तीनों फेज़ के साथ हमने क्या किया, एक तो न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल आ रहा है यहाँ से, ये वाला न्यूट्रल जो कॉमन हो गया इसके अंदर, ये कॉमन हो गया, और हर बल्ब का एक फेज़ R पे डाला, एक Y पे डाला और एक B पर डाला। ऐसे करके हमने एक एक फेज़ दिया बल्ब को और न्यूट्रल उनका कॉमन किया, तो बल्ब को सप्लाई मिलेगी। बल्ब सिंगल फेज़ के हैं इसलिए एक फेज़ और एक न्यूट्रल दिया है, तो जब सप्लाई ऑन होगी तो ये बल्ब जल रहे होंगे। उसके बाद हमने इसी तीनों फेज़ को कंटिन्यू करें। तीनों फेज़ को कंटिन्यू करने पर, क्योंकि एमीटर किस में लगता है, सीरीज़ में लगता है, तो एक एमीटर यहाँ लग गया, एक एमीटर यहाँ लग गया और एक एमीटर यहाँ लग गया। तीनों फेज़ के अंदर तीनों एमीटर लग गए।
जैसी सप्लाई आएगी करंट फ्लो होगी तो हर एमीटर उसकी हर फेज़ की करंट की रीडिंग देगा। आपको पता है वोल्ट मीटर किस में लगता है, पैरेलल में। तो तीनों फेज़ पर एक एक पॉइंट से अपन ने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। और उसके साथ में जो ये ऊपर लिखा हुआ SS, ये क्या चीज़ है, सेलेक्टर स्विच। ये सेलेक्टर स्विच एक स्विच होता है जैसा कि कूलर के रेगुलेटर में ऐसा लगा होता है। जब इस सेलेक्टर स्विच को अपन शिफ्ट करेंगे, यहाँ R लिखा हुआ है, यहाँ Y लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है, तो जब R पोजीशन पर लाएंगे तो मीटर जो होगा वो रीडिंग क्या देगा, R की देगा। Y पे लाएंगे तो Y की देगा, और B पे लाएंगे तो B की रीडिंग देगा। ऐसे ही न्यूट्रल पे ले जाएंगे तो वो एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच की रीडिंग देगा अपन को। तो इससे अपन वोल्टेज चेक कर सकते हैं कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है। उसके बाद में ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, ये चीज़, ये पूरा एक कंट्रोल सर्किट है। क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोल सर्किट पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कैसे क्या करना होगा। तो इसमें यहाँ पर यूज़ लिया एक थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले क्या होती है कि जब भी मोटर में करंट उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो सर्किट को ट्रिप कर देती है, मतलब सप्लाई को ऑफ़ कर देती है और मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। अगर ज़्यादा देर तक ज़्यादा करंट आती रहेगी मोटर में तो मोटर के जलने का चांस रहेगा, इसलिए ऐसा सर्किट अपन को यूज़ में लेना होता है। तो यहाँ थर्मल ओवरलोड रिले है। थर्मल ओवरलोड रिले के बाद तीनों जो फेज़ हैं वो किस में जा रहे हैं, मोटर में जा रहे हैं। ये तीनों फेज़ मोटर में यहाँ पर आ गए और मोटर कनेक्ट हो गई। ये तीनों मोटर की स्लिप रिंग्स हैं। एक एक स्लिप रिंग के साथ एक एक रेजिस्टेंस ऐड किया हुआ। ये यहाँ से गया और इस रेजिस्टेंस का कनेक्ट हुआ, दूसरी स्लिप रिंग इस वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुई, और तीसरी स्लिप रिंग जो है वो इस वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुई। और ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कॉमन कनेक्टेड है, मतलब इस पॉइंट पर ये कॉमन कनेक्टेड है। मतलब हुआ क्या कि जब मोटर स्टार्ट होगी तो मोटर के रोटर में जो वाइंडिंग है उसके साथ में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा। ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो हर फेज़ के साथ कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने के लिए रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर हाई करंट ड्रॉ करती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो करंट कम हो जाएगी और मोटर के जलने के चांस कम हो जाएंगे, इसलिए रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है। ये जो स्टार्टर है वो मैनुअली ऑपरेटेड है। जैसे जैसे मोटर अपनी स्पीड पकड़ने लग जाती है, हम इस जो ये ट्रायंगल है इसको घुमाकर इस पोजीशन में ले आते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये पोजीशन हमारे पास में नई वाली पोजीशन आ जाती है। तो नई वाली पोजीशन आ जाती है तब सर्किट में से रोटर के रेजिस्टेंस में से सारा रेजिस्टेंस हट जाता है और सिर्फ रोटर का रेजिस्टेंस रह जाता है। अब हमें क्या देखना है, ये एक छोटा सा कंट्रोल सर्किट है। इसमें इस कंट्रोल सर्किट में हमें क्या देखना है, एक फेज़ से हमने सप्लाई ली है, इस फेज़ से हमने सप्लाई ली है। ये फेज़ आया OLR के कॉन्टैक्ट्स के पास गया और ये है अपने पास में रिले। रिले का ऑन बटन ये रहा और ऑफ बटन यहाँ पर, और ये फ्यूज़। अगर हम ऑन बटन दबाते हैं, पुश करते हैं, तो ये सप्लाई ऑन हो जाती है। मतलब ये यहाँ से करंट फ्लो होके इस रिले में से होके यहाँ से यहाँ तक चली जाती है। इसका मतलब रिले को सप्लाई मिलती है, रिले एनर्जाइज हो जाती है। जब रिले में सप्लाई जाती है, रिले एनर्जाइज हो जाती है, तो ये जो रॉड दिख रही है, ये वाली वर्टिकल रॉड अपन को, ये वाली, ये रॉड रिले के कारण मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। तो ये तीनों कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसके कनेक्ट होने की वजह से फिर ये सप्लाई जो तीनों फेज़ की है वो आगे पास होती है। मतलब जब तक कि हम ये ऑन बटन नहीं दबाएंगे तब तक मोटर स्टार्ट नहीं होगी। मोटर स्टार्ट होनी कहाँ से थी, इस वाले स्विच से, TPIC से, इस वाले से होनी थी। हमने यहाँ से ऑन कर दिया, उसके बाद भी मोटर तब तक ऑन नहीं होगी जब तक कि ये वाले कॉन्टैक्ट्स मेक नहीं होंगे। और ये वाले कॉन्टैक्ट मेक कब होंगे, जब ये वाला ऑन बटन पुश होगा। ये ऑन बटन पुश होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, ये मैग्नेट से रॉड नीचे आ जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगा, सप्लाई आगे आ जाएगी। और ये रिले की सप्लाई भी कंटिन्यू चली रहेगी। इस रिले की सप्लाई यहाँ से ऐसे होके, इस रिले में से होके ऐसे होके और यहाँ से फिर ये चलती रहेगी। ऑन बटन हम छोड़ देंगे, उसके बाद भी रिले की सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। जैसे रिले की सप्लाई ऑफ होती है तो ये मैग्नेट फिर से छोड़ देगा और ये रॉड, ये कॉन्टैक्ट छूट जाएंगे और मोटर बंद हो जाएगी। तो यही OLR का काम है कि अगर OLR में से करंट ज़्यादा फ्लो हुई
तो इसका ये कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने की वजह से जो ये सर्किट था रिले का, ये रिले का सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही ये कॉन्टैक्ट यहाँ से छूट जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और आगे जो सप्लाई जा रही थी वो बंद हो जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो बेसिकली OLR का फंक्शन ये है, इस कंट्रोल सर्किट का फंक्शन ये है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसमें ध्यान देनी, वो क्या ध्यान देनी, ये R जो आपको दिख रहा है स्मॉल r, ये क्या है, इंटरलॉक है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर के सर्किट में रजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए। जब मोटर स्टार्ट हो गई तो हमने इस स्टार को इस पोजीशन में ला के रख दिया था, तो रजिस्टेंस 0 हो गया था रनिंग कंडीशन में। जब मोटर ऑफ हो जाएगी तो ये यहीं के यहीं रह जाएगा, और जब नेक्स्ट टाइम जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो फिर मोटर के जो रोटर है उसमें रजिस्टेंस 0 रहेगा। तो जब तक हम इस रोटर को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर नहीं आएंगे, इस पॉइंट को वापस यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पर वापस नहीं लेकर आएंगे, तब तक ये वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो ऑन बटन दबाने के बाद भी रिले की सप्लाई कंप्लीट नहीं होएगी, तो ये ऑन नहीं होगा और ये ऑन नहीं होगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। इसलिए ये R इंटरलॉक दिया हुआ है। R इंटरलॉक का मतलब यही है कि हम जब रनिंग कंडीशन में यहाँ पहुँच गए थे इस जगह पर, तो हमें वापस अपनी ओरिजिनल बैक पोजीशन में वापस जाना है, ये वाली पोजीशन पर वापस जाना है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक कंट्रोल सर्किट मोटर को ऑन नहीं होने देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी वो ये ध्यान रखें। तो ये था हमारा पैनल वायरिंग डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।